Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 6 है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 5 की चर्चा करेंगे। और यह जो टॉपिक है वो यूजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके भी कोर्स के अंतर्गत पेपर 8 में उन्हें यह टॉपिक जो पढ़ना है, इसलिए यूजी 4 के स्टूडेंट्स भी के लिए ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट होगा। हमें देखना है इस टॉपिक के अंतर्गत यूनिट जो 5 है पीजी सेमेस्टर 2 के सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पावर, और बैलेंस ऑफ पावर के अंतर्गत हमें उसके मीनिंग, नेचर और टेक्निक्स एंड रेलिवेंस इन कंटेम्पररी सिनारियोज, मतलब हमें शक्ति संतुलन के अर्थ को जानना है, प्रकृति को समझना है और उसकी टेक्निक्स क्या है, कैसे बैलेंस किया जाता है शक्ति को, और साथ ही साथ उसकी आवर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है, इसकी भी चर्चा हम लोग को करनी है। और यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बैलेंस ऑफ पावर, शक्तियों को बैलेंस करना, इन सब चीज़ों की चर्चा आज हम लोग अपनी क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो शक्ति संतुलन है उसका कंसेप्ट क्या है, उसका अर्थ और उसकी परिभाषाएं क्या है। तो शक्ति संतुलन पिछली 4 शताब्दियों से यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण भूमिका, राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है, और इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक मौलिक सिद्धांत तथा राजनीति का एक आधारभूत नियम भी माना जाता है। शक्ति संतुलन का अभिप्राय यह है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रहे। कोई भी एक पक्ष या तो एक पक्ष, एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी ना हो और इतना शक्तिशाली ना हो कि वह दूसरे पर हमला करे, उसे दबाने या हराने में सामर्थ हो। जिस प्रकार एक तुला के दो पलड़े होते हैं और पलड़े जो है वो समान भार होने पर जो है वो उसको हम संतुलन की स्थिति से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार जो साम्यावस्था है विभिन्न राज्यों में संधियों के द्वारा जो बनी रहती है या बनी होनी चाहिए, कोई भी एक देश एक अन्य राज्य से अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। यदि कोई देश अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जाएगा या होता है तो उसके लिए एक संकट और एक चिंता का विषय जो है वो बन जाता है। और एग्जाम्पल हमने देखा है कि 1935 के बाद हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी यूरोप के राज्यों के लिए कैसे खतरा बन गया, और इसके प्रतिकार की कहानी और जो पद्धति थी विरोधी राज्यों की गुटबंदिता जो थी द्वारा शक्ति को संतुलित करने का स्थापित करने का प्रयास किया गया। दैट मीन्स कि शक्ति का संतुलन क्या है, संतुलन मतलब क्या है। जिस तरह से कोई भी चीज़, जैसे कि जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें संतुलन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर एक देश कोई ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और दूसरा जो है निर्बल, दूसरा पक्ष वाला रहेगा, तो शक्तिशाली राष्ट्र हमेशा यह चाहेगा कि जो है वो जो निर्बल राष्ट्र है उस पर आक्रमण करे या उस पर तरह तरह की आर्थिक नीतियाँ अपनी जो है लगाएं। तो इस तरह से जो है वो एक जो ऑर्डर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वो बिगड़ जाएगा और शांति और जो ह्यूमैनिटी है उसको खतरा हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो एक शक्तिशाली राष्ट्र अगर मान लीजिए है तो उसके दूसरे भी जो पक्ष में जो राष्ट्र हैं वो लोग या तो खुद शक्तिशाली होने का प्रयास करते हैं या जो अन्य शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनके साथ मिलकर रहते हैं, ताकि जो दूसरा राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र है उसको उसकी शक्ति को कंट्रोल किया जा सके।
और इसका एग्जाम्पल हम लोग एक जो तराजू होता है उससे ले सकते हैं कि जिस तरह से तराजू के दो जो तख्ते होते हैं और जब दोनों एक समान बेस पर रहते हैं तो उसको वो एक सही और एक उचित मतलब टाइम होता है। तो ठीक उसी तरह से राजनीति में भी हम जो शक्ति जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों की देश की जो शक्ति है उसको बैलेंस करने का जो है वो मेन जो काम जो है वो यही इसी संतुलन के माध्यम से होता है। और जो शक्ति संतुलन जो है इसी कंसेप्ट पर आधारित है कि किस तरह से जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं और जो निर्बल राष्ट्र हैं उनके शक्तियों को बैलेंस करके रखा जाए ताकि जो दुनिया है उसमें एक सही वातावरण स्थापित हो सकेगा और सभी लोग जो है अपनी आवश्यकता ज़रूरत के अनुसार विकास कर पाएंगे और इस तरह से पूरे मानव जाति और पूरे पर्यावरण की जो है वो रक्षा हो सकेगी। तो शक्ति संतुलन की अवधारणा जो है एक तरह से स्पष्ट करना बहुत कठिन है, लेकिन कुछ विचारक हैं जिन्होंने अपने अपने विचार इस संतुलन को लेकर दिए हैं और उसमें रिचार्ड काब्डेन एक विचारक हैं ने उन्होंने कहा है कि शक्ति संतुलन एक विचित्र उलझन भरा शब्द है और जो केवल भ्रमात्मक जो है मतलब भ्रम पैदा करता है और मिथ्या सत्य ही नहीं वरन एक ऐसा अव्यक्त व्यवस्था है का परिचालक है जिसकी कभी स्थापना नहीं की जा सकती है। और ये बात रिचार्ड काब्डेन ने कही है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में शक्ति संतुलन का अभिप्राय है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच कम से कम स्थूल संतुलन को कायम किया जा सके। स्लीचर एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों के सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। क्लार्ड एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़े शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रतापूर्वक संचालित करते हैं और इस प्रकार यह एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें शक्ति और नीति निर्णायक इकाइयों के हाथों में ही रहती है। और कार्लडेन एक विचारक है, उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र को स्वयं अपनी तथा अपने पड़ोसी राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए शक्ति संतुलन की स्थापना करने के लिए सदैव जो है वो प्रयत्नशील रहना चाहिए। स्वतंत्रता, शांति, स्थिरता तथा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए शक्ति संतुलन बहुत ही आवश्यक है क्योंकि एक निश्चित सीमा के बाद एक राज्य की बढ़ती हुई शक्ति अन्य सभी राज्यों को प्रभावित करने लगती है। इतना ही नहीं, एक राज्य का अत्यधिक जो है शक्तिशाली होने का अर्थ है कि अन्य राज्यों का विनाश या पराजय। पड़ोसी राज्यों में स्थिरता तथा शांति स्थापित करने का केवल एक ही उपाय है और सब राष्ट्रों की शक्ति करीब करीब समान और तुल्य हो। उसी तरह से एक और विचारक हैं डिकिंसन ने कहा है कि शक्ति संतुलन शब्द का प्रयोग समानता और असमानता दोनों ही अर्थों में लिया जा सकता है और लेखा संतुलन का अर्थ है कि समानता, लेकिन जब संतुलन किसी एक के हित में हो तो इसका अर्थ होता है असमानता। शक्ति संतुलन का सिद्धांत प्रथम अर्थ में यह दावा करता है कि किसी दूसरे के प्रति प्रयत्नशील किंतु दूसरे के प्रति प्रयत्नशील होता है। और फेनेलॉन एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि शक्ति संतुलन का एक अत्यंत स्पष्ट सिद्धांत है कि आपसी राष्ट्रों को इतना शक्तिशाली कभी न बनने दो कि वह भय का कारण बन जाए। और उसी तरह से कैसलरे एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि राष्ट्र परिवार के बीच ऐसी उचित साम्य व्यवस्था बनाए रखना जिससे उनसे कोई अधिक ज़्यादा ताकतवर ना हो सके वह अपनी इच्छा दूसरे पर लाद सके। तो इस तरह से एक अन्य विचारक निकोलस जॉन
मैन एक विचारक हैं, उन्होंने इसकी सुंदर व्याख्या विश्लेषण की है और करते हुए कहा है कि राज्यों में को केवल इस बात में दिलचस्पी होती है कि तुलना का पलड़ा जो है उनके पक्ष में झुका है, तुला का या उनको कि उनके संभावित शत्रु जो होते हैं उनके मुकाबले में जैसी शक्तिशाली राष्ट्र होने में वास्तविक सुरक्षा नहीं होती है। और इस तरह से उपयुक्त परिभाषाओं को देखने के बाद हम पाते हैं कि शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक स्थिति है, एक प्रक्रिया है, एक नीति और व्यवस्था के रूप में इसको चित्रित किया जा सकता है। और शक्ति संतुलन विशिष्ट स्थिति का एक द्योतक है और शक्ति संतुलन शब्द एक ऐसी स्थिति का द्योतक है जिसमें शक्ति संबंध लगभग बराबर के आधार पर होता है और शक्ति संतुलन का अर्थ है शक्ति का समान वितरण। शक्ति संतुलन शब्द हमारे सामने उस तुला का चित्र प्रस्तुत करता है जिसके दोनों पल्ले जो है एक आलम्बन से लटके हुए होते हैं और जिनमें बराबर बांट रखे हुए होते हैं। शक्ति संतुलन विदेशी नीति के रूप में तो कैथरीन थॉमसन, मॉर्गेनथाउ, चर्चिल आदि जो विचारक रहे हैं और इन्होंने शक्ति संतुलन के सिद्धांत को विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है। वे यह मानते हैं कि शक्ति संतुलन खतरनाक होती है और विदेश नीति की दृष्टि से राष्ट्र उसी समय शक्ति संतुलन की अवधारणा को स्वीकार करते हैं जबकि वे अन्य राज्यों की तुलना में प्रबल हों। चर्चिल ने शक्ति संतुलन को ब्रिटिश विदेशी नीति की अद्भुत परंपरा बताई है। शक्ति संतुलन एक पद्धति के रूप में तो मार्टिन वाइट और ए जे पी टेलर, चार्ल्स लर्च आदि शक्ति संतुलन को एक पद्धति के रूप में स्वीकार करते हैं और आधुनिक विश्व में जहां बहुत सारे राज्य हैं, शक्ति संतुलन द्वारा एक व्यवस्था स्थापित की जाती है। अर्नेस्ट हॉस ने शक्ति संतुलन के अवधारणा के 8 अर्थ बताए हैं और 8 अर्थ में जो पहला अर्थ है कि शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति का वितरण है। सामान्य अर्थ में शक्ति संतुलन का अर्थ शक्ति का वितरण है। जब कोई राजनीतिज्ञ यह कहता है कि वह शक्ति का संतुलन परिवर्तित हो गया है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसका विरोधी पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गया है। दूसरी जो बात जो कही है अर्नेस्ट हॉस ने वो शक्ति संतुलन से अभिप्राय है शक्ति की साम्यावस्था। शक्ति संतुलन से अभिप्राय है दो प्रतियोगी गुटों राष्ट्रों के समूह अथवा प्रतिस्पर्धा दलों में शक्ति की तुल्यभारिता या समानता। नेक्स्ट जो अर्नेस्ट हॉस ने कही है कि शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति की प्रबलता है। तो शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति की प्रबलता है और शक्ति और संतुलन के वितरण का यह तंत्र है जिससे प्रत्येक राज्य और उसके मित्र राज्य शक्ति को अधिकता से हासिल करना चाहते हैं। चौथा जो उन्होंने बताई है अर्नेस्ट हॉस ने कि शक्ति संतुलन से अभिप्राय है स्थिरता तथा शांति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और स्थिरता लाने वाला सिद्धांत संतुलन का सिद्धांत है। संतुलन यथास्थिति की नीति का समर्थन करता है और यथास्थिति की स्थिरता आती है और शक्ति संतुलन से आक्रमण रोकने में मदद मिलने की बात की गई है और इसका पक्ष पोषण इस आधार पर किया जाता है कि इसमें शांति लाने की क्षमता है। इसके बाद जो अगली इसकी जो उन्होंने स्वरूप के बारे में बताया है कि शक्ति संतुलन से अभिप्राय अस्थिरता तथा युद्ध है। मीन्स बैलेंस मीनिंग इन स्टेबिलिटी एंड वॉर। ऐसा भी कहा जाता है कि शक्ति संतुलन से अस्थिरता तथा युद्ध की स्थिति का निर्माण होता है और प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का कारण था कि जर्मनी को यह गलतफहमी हो गई थी कि उसकी शक्ति उसके विरोधियों की शक्ति को संतुलित कर सकती है।
शक्ति के संतुलन से भय और विश्वास बढ़ता है और इस तरह से जिसका परिणाम युद्ध हो सकता है। नेक्स्ट जो छठी बात कही है अर्नेस्ट हास ने कि शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति की राजनीति से है, मीन्स बैलेंस मीनिंग पावर एंड पॉलिटिक्स। ऐसा भी कहा जाता है कि शक्ति संतुलन के लिए संघर्ष वस्तुतः शक्ति का एक संघर्ष है। द स्ट्रगल फॉर द बैलेंस ऑफ पावर in effect is the struggle for the power। शक्ति संतुलन और शक्ति संघर्ष पर्यायवाची हैं और पावर पॉलिटिक्स ऑफ प्योर पावर एंड द बैलेंस ऑफ पावर आर हियर मर्ज्ड इनटू वन कंसेप्ट। तो ये बातें अर्नेस्ट हास ने कही है। अगली जो बात उन्होंने कही है कि शक्ति संतुलन एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। बैलेंस इज इम्प्लाइंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ हिस्ट्री। शक्ति संतुलन एक सार्वभौमिक नियम है। जहाँ राष्ट्र राज्य व्यवस्था होगी वहाँ किसी न किसी प्रकार का संतुलन अवश्य रहेगा, चाहे यूनान के नगर राज्य हों, इटली के नगर राज्य हों अथवा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति संतुलन के नियम को अवश्य ही ध्यान में रखकर होता है। नेक्स्ट जो है अर्नेस्ट हास ने बताई है कि शक्ति संतुलन एक व्यवस्था के रूप में तथा नीति निर्माताओं के रूप में एक मार्गदर्शक है। बैलेंस एज अ सिस्टम एंड अ गाइड टू पॉलिसी मेकिंग। संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक व्यवस्था या तंत्र के रूप में देखा जा सकता है और इस अर्थ में शक्ति संतुलन एक बहुराज्य विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कार्य करने की एक विशेष प्रकार की व्यवस्था का वाचक है। और शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के कारक के महत्व का भी प्रतिपादन करता है तथा विदेश नीति के निर्माण में शक्ति संतुलन को ध्यान में रखकर विदेश नीति का निर्माण भी शक्ति संतुलन को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके बाद हांस जे मॉर्गनथाउ ने शक्ति के 4 अर्थ बतलाए हैं। जो पहला अर्थ उन्होंने बताया है कि राज्य में शक्ति के वितरण पर जोर देने वाली नीति, अ पॉलिसी जो है एम्ड एट ब्रिंग अबाउट द सर्टेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो उन्होंने बताया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी स्वरूप का चित्रण करने वाला सिद्धांत। उसके बाद तीसरा जो बताया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का समान वितरण। और चौथा जो उन्होंने इसका अर्थ बताया है शक्ति संतुलन का कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक शक्ति वितरण को प्रकट करने वाली शब्दावली के रूप में। तो इस तरह हांस जे मॉर्गनथाउ ने भी शक्ति के 4 अर्थ बतलाए हैं। अब हम देखते हैं कि शक्ति संतुलन की विशेषताएं क्या हैं। तो शक्ति संतुलन की कई विशेषताएं हैं और वर्तमान स्थिति को बनाए रखने ये शक्ति संतुलन जो है वो वर्तमान स्थिति को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस समझौते और शांति संधियों के द्वारा यह स्थापित करने की कोशिश की गई। पामर्स तथा पार्किंस ने शक्ति संतुलन के सिद्धांत की विशेषताओं का उल्लेख किया है और इसकी जो पहली विशेषता बताई है कि शक्ति संतुलन से अभिप्राय है तुल्य भारिता अथवा संतुलन, परंतु इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि शक्ति इतना अस्थिर तत्व है कि शक्ति सदैव जो है शक्ति संबंध सदैव जो है वो परिवर्तित और चलायमान या गतिमान जो है वो होता है और इतिहास में तो सबसे अस्थायी रूप से कार्य करने वाला तत्व ही असंतुलन का है। दूसरी जो बात कही है पामर्स तथा पार्किंस ने कि शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्यों को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। स्पाइकमैन के शब्दों में उन्होंने कहा है कि शक्ति संतुलन को दैवीय वरदान नहीं वरन मानव द्वारा निरंतर हस्तक्षेप करके स्थापित करने वाली एक स्थिति है। उसके बाद नेक्स्ट है शक्ति संतुलन की नीति यथापूर्व स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखने वाली की नीति है, किंतु जो नीतियाँ यथापूर्व स्थिति के पक्ष में होती हैं अतः नए परिवर्तनों को स्वीकार करने की विरोधी होती है, वे प्रायः असफल होती है। शक्ति संतुलन की नीति तभी सफल हो सकती है जब वह केवल प्रतिगामी नीति न होकर
गतिशील और अनिवार्य परिवर्तनों के स्वीकार को करने की क्षमता रखती हो। नेक्स्ट, यह कहना कठिन है कि पूर्ण शक्ति संतुलन स्थापित हो गया है, क्योंकि शक्ति शब्द को मापन और स्थिर कर सकना असंभव है। नेक्स्ट, इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखता है और राजनीतिज्ञ उसे व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव दृष्टि से देखता है। और मार्टिन वाइड ने कहा है कि इतिहास की दृष्टि में शक्ति संतुलन तब स्थापित होता है जब दो विरोधी गुटों की शक्ति लगभग समान सी प्रतीत होती है, परंतु एक राजनीतिक दृष्टि से शक्ति संतुलन तब स्थापित होता है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष की अपेक्षा अधिक सशक्त हो जाता है। नेक्स्ट, शक्ति संतुलन किसी विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का आवश्यक लक्षण होता है। लोकतांत्रिक और सर्वाधिकारवादी दोनों प्रकार के राज्य इसका प्रयोग करते हैं। लोकतांत्रिक देश साधारणतः अपनी उदारवादी नीतियों के कारण शक्ति संतुलन स्थापित करने में विशेष उत्सुक नहीं होते, और सर्वाधिकारवादी देश शक्ति संतुलन में हामी इसलिए नहीं होते कि उनका लक्ष्य केवल अपना प्रचार करके एक ही साम्राज्य का निर्माण करना होता है। शक्ति संतुलन के खेल में केवल बड़े राष्ट्र ही खिलाड़ी होते हैं और छोटे राष्ट्र तो इसका शिकार बनते हैं अथवा दैनिक दर्शक के रूप में रहते हैं। स्पाइकमैन के अनुसार उन्होंने कहा है कि जब तक वे छोटे राज्य स्वयं आपस में सफलतापूर्वक संगठित नहीं होते तो वे शक्ति संतुलन की तुला के पलड़ों में रखे जाने वाले या बांटने से कुछ अधिक नहीं होता। तो इस तरह से पामर्स एंड पार्किंस ने शक्ति की विशेषताओं को बताया है। अब है कि शक्ति संतुलन की जो मान्यताएं हैं वो क्या हैं। तो क्विंसी राइट ने शक्ति संतुलन सिद्धांत के निहित 5 जो मान्यताएं हैं उसकी चर्चा की है। और पहली मान्यता यह है कि प्रत्येक राज्य उपलब्ध शक्ति एवं साधनों के द्वारा जिसमें युद्ध भी शामिल है, अपने महत्वपूर्ण हितों और अधिकारों की रक्षा करता है, और यह निश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य का काम है कि वह अपने हितों को महत्वपूर्ण माने, परंतु सामान्यतः स्वतंत्रता, प्रादेशिक अखंडता, सुरक्षा, घरेलू राजनीति एवं आर्थिक व्यवस्था की स्थिरता तथा समुद्र की स्वतंत्रता जैसे किन्हीं कानूनी अधिकारों की रक्षा महत्वपूर्ण राष्ट्रहित माना जाता है। दूसरी मान्यता यह है कि राज्यों के महत्वपूर्ण हितों को खतरा उपस्थित होता है या तो उनके लिए संकट की संभावना हमेशा बनी रहती है। यदि ये ऐसा ना होता तो राज्यों को उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तीसरी जो मान्यता है क्विंसी राइट ने जो बताई है कि शक्ति संतुलन या अन्य राज्यों पर आक्रमण का भय दिखाकर महत्वपूर्ण हितों की रक्षा में सहायक होता है, या आक्रामक होने पर आक्रमणकारी पक्ष पर विजय प्राप्त करके मार्मिक हितों की रक्षा करता है। और अगर दूसरे शब्दों में, अगर राज्य की अन्य राज्य पर आक्रमण उस समय तक नहीं करेंगे जब तक कि उनके पास शक्ति की प्रचुरता ना हो और वे अपने विजय के संबंध में पूर्ण रूपेण आश्वस्त ना हो। यह हो सकता है कि कोई राज्य यह समझता है कि उसकी शक्ति दूसरे की शक्ति से अधिक है, जबकि वह सचमुच में अधिक नहीं होती है। चौथी जो मान्यता है कि राज्यों की शक्ति का ठीक मूल्यांकन किया जा सकता है और भविष्य में उसकी शक्ति क्या होगी इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। चौथी मान्यता है कि राजमर्मज्ञ अपनी विदेश नीति के निर्माण शक्ति संबंधी तथ्यों को सूझबूझ के साथ और सोच समझ कर ही रखते हैं। और इस तरह से क्विंसी राइट ने द्वारा प्रतिपादित शक्ति संतुलन जो सिद्धांत है उसकी जो है वो 4-5 मान्यताओं के बारे में उन्होंने बताया है, और इसके बाद फिर उन्होंने इसको 4 भागों में इसको फिर से बताया है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो शक्ति संतुलन है उसको स्थापित करने के क्या साधन हैं, किस तरह से हम शक्ति को संतुलित कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत।
तो इसके मोटे तौर पे 6 साधन बताए गए हैं राष्ट्र शक्ति को संतुलित करने के। पहला जो है वो क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन मीन्स क्षतिपूर्ति या मुआवजे की नीति से अभिप्राय है कि एक राज्य को उतना दो जितना उससे ले लिया गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय तुल्यभारता बनी रहे। और युद्धों के पश्चात शांति संधियां भी इसी आधार पर राज्यों के क्षेत्रों में प्रदेशों का आदान प्रदान और सीमाओं के परिवर्तन वगैरह जो है वो किया जाता है, और राज्यों की तुलना में शक्ति यथापूर्व बनी रहती है। और चाहे 1713 का यूट्रेक्ट संधि द्वारा प्रथम स्पेन द्वारा अधिकृत भूमि को बांटकर शक्ति संतुलन को स्थापित करने का प्रयास किया गया था, और इतिहास में पोलैंड का 3 बार विभाजन किया गया, 1772 में, 1793 में और 1795 में। और तीनों बार उसका बराबर बंटवारा इस प्रकार किया गया कि संतुलन कायम हो सके। भूभागों का वितरण करते समय केवल क्षेत्रफल का ही ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि उनकी उर्वरता, औद्योगिक क्षमता, साधनों की प्रचुरता आदि का भी ध्यान रखा जाता है। और इस प्रकार अगर हम देखें तो जो राजनीतिक समझौते को जन्म देने वाली राजनीतिक वार्ताओं की सौदेबाजी भी अपने सामान्य रूप का सिद्धांत ही है, और इस प्रकार यह जो है एक शक्ति संतुलन को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा जो है वो हस्तक्षेप, इंटरवेंशन, ये भी एक माध्यम है शक्ति को संतुलित करने का। तो कभी कभी शक्तिशाली राज्य संतुलन स्थापित करने की दृष्टि से अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। एक देश शस्त्रीकरण, औद्योगिकरण एवं उत्पादकता बढ़ाकर शांतिप्रिय राज्यों के स्थान पर आक्रामक राज्य बन सकता है, और जिसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में अन्य राज्य या तो मूक दर्शक बना रह सकता है अथवा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर सकता है। तो यह भी एक शक्ति को स्थापित करने की, और वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जो है वो हस्तक्षेप किया गया था, करके राष्ट्रों को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। तीसरा है मध्यवर्ती राज्य, बफर स्टेट जिसको कहते हैं। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने का तरीका, तीसरा जो तरीका है वो है मध्यवर्ती राज्य। एक ऐसा तटस्थ बफर राज्य स्थापित किया जाए जो दुर्बल हो और दो बड़े गैर मित्रों देशों के बीच में स्थित हो, और ऐसे मध्यवर्ती राज्य का काम दोनों बड़े अमित्र राष्ट्रों को अलग रखकर उनमें युद्ध छिड़ने की गुंजाइश को कम करना होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की 2 शक्तिशाली गुटों में विभक्त हो गया, और उसके पीछे संतुलन स्थापित करने के लिए मध्यवर्ती राज्य का अस्तित्व का महत्व बढ़ गया, और जो अवरोधक का काम करें। और इस तरह से हालस्टी ने कहा है कि 2 शक्तिशाली राज्यों को संतुलित करने के लिए मध्यवर्ती राज्यों की पट्टियों का विशेष महत्व होता है। और मध्यवर्ती राज्य कई प्रकार के हो सकते हैं। तटस्थीकृत राज्य जैसे स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली के मध्य जो है वो एक तरह से एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में है। तटस्थ राज्य उपग्रह राज्य जैसे पूर्वी यूरोप के, तथा गुट निरपेक्ष राज्य जैसे कि भारत में। तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले रूस और जर्मनी के बीच पोलैंड मध्यवर्ती राज्य था। बेल्जियम और हॉलैंड दोनों फ्रांस तथा जर्मनी के बीच मध्यवर्ती राज्य थे, और भारत और चीन के बीच तिब्बत मध्यवर्ती राज्य का काम करता था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मध्यवर्ती राज्य के। चौथा जो साधन है शक्ति को बैलेंस करने का वो है सशस्त्रीकरण। तो मॉर्गेनथाउ ने के अनुसार जिन प्रधान साधनों द्वारा एक राष्ट्र अपनी शक्ति संतुलन बनाए रखता है अथवा उसको पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करता है वो है अस्त्र और शस्त्र। जब कभी कोई राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाता है तब उसके प्रतियोगी राज्य भी इसकी बराबरी में आने के लिए ऐसा करते हैं और शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा में पड़ जाते हैं। शस्त्रीकरण की यह होड़ तथा यद्यपि संतुलन के लिए होती है, तथापि इसके कारण
गतिशील शक्ति संतुलन की स्थिति का निर्माण होता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा कुछ ऐसी ही थी। शस्त्रीकरण से सदैव अस्थिर संतुलन का जन्म होता है और राज्य निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सशस्त्रीकरण से शक्ति संतुलन स्थिर और अस्थायी बन सकता है और वस्तुतः निशस्त्रीकरण की समस्या शक्ति संतुलन के सिद्धांत से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। पांचवा जो साधन है वो है विभाजन तथा शासन, डिवाइड एंड रूल। शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्य शत्रु पक्ष के साथ राष्ट्रों में फूट डालने का भी प्रयत्न करते हैं, जिससे शत्रु आपस में ना मिल सके, उनमें फूट रहे और वे कमजोर बने रहें। विभाजन करो और शासन करो नीति का प्रयोग उन राष्ट्रों द्वारा हुआ जिन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों को विभाजित करके अथवा उन्हें विभाजित कर निर्बल बनाने अथवा बनाए रखने का प्रयत्न किया है। फ्रांस की नीति, जर्मनी तथा शेष यूरोप के साथ सोवियत संघ की नीति आधुनिक समय में इस प्रकार की सबसे अधिक संगत एवं महत्वपूर्ण नीति है। 17वीं शताब्दी में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक यह फ्रांसीसी विदेश नीति का अपरिवर्तनीय सिद्धांत था कि वह जर्मन राज्य के बहुत से छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों के विभाजन का पक्ष ले सके और एकीकृत राष्ट्र के रूप में ऐसे राज्यों का सम्मेलन न होने दे। इसी प्रकार सोवियत संघ ने निरंतर यूरोप के एकीकरण की सभी योजनाओं का विरोध इस मान्यता पर हुआ है कि यूरोपीय राज्यों की विभाजन शक्ति का एक पाश्चात्य गुट में एकीकरण सोवियत संघ के शत्रुओं को इतनी शक्ति देगा जिससे कि उनकी सुरक्षा को खतरा हो। छठा जो इसका साधन है वो है मैत्री संधि। संशय अथवा मैत्री संधि शक्ति संतुलन स्थापित करने का मुख्य आधार रही है और पामस तथा पाकिंस के अनुसार यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रत्येक संधि का संबंध शक्ति संतुलन से रहता है, चाहे उसका विस्तार क्षेत्रीय हो या गोलार्धीय हो या विश्वव्यापी हो। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मैत्री संधियों और या संशय सुरक्षात्मक भी होते हैं और तथा आक्रामक भी होते हैं। मैत्री संधियां सदैव किसी निश्चित राज्य के विरुद्ध नहीं होती, वरन किसी भी राज्य के विरुद्ध होती है जो शक्ति संतुलन को असंतुलित करना चाहता है। मैकियावेली के अनुसार सदैव दुर्बल पक्ष के साथ ही संधि करके शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहिए। और अगर हम संक्षेप में कहें तो अपने अनुकूल शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य इन 6 तरीकों का अपनाती है और इन तरीकों से जो है वो विश्व की शक्ति को संतुलित करने की जो है वो कोशिश करती है। अब हम देखते हैं कि जो शक्ति संतुलन है उसके लाभ क्या हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो शक्ति संतुलन का उद्देश्य शांति तथा सुरक्षा को कायम रखना है और शक्ति संतुलन के कारण विश्व सफलता में सफलता बनी रहती है। और डॉक्टर महेंद्र कुमार ने शक्ति संतुलन के 2 महत्वपूर्ण लाभ बताए हैं। पहले, छोटे राज्यों की स्वाधीनता की सुरक्षा और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण। और अगर मोटे रूप में अगर हम देखें तो शक्ति संतुलन के कुछ लाभ हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, छोटे राज्यों की स्वाधीनता की रक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल स्टेट्स। अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषक, प्रिवेंशन ऑफ पीस। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को कायम रखना, टू मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट, और इस तरह से जो है वो शक्ति को संतुलित करने का कार्य जो है वो किया जाता है। और ये शक्ति के लाभ होते हैं कि छोटे राज्यों को स्वाधीन कैसे किया जा सके, की सुरक्षा होती है। शक्ति संतुलन से छोटे राज्यों की स्वाधीनता बनी रहती है और यदि सभी राष्ट्र समान रूप से शक्तिशाली होंगे तो किसी भी राष्ट्र को प्रबल शक्ति होने के लिए अवसर नहीं मिलेगा।
और प्रथम शक्ति वाला राष्ट्र जो होगा वो महत्वाकांक्षी और आक्रमणकारी बन सकता है। अतः शक्ति के समान वितरण से छोटे राज्यों की स्वाधीनता को खतरा जो है वो नहीं हो सकता है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति का भी यह पोषक होती है। शक्ति संतुलन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है वो बनी रहती है और यह विविध राष्ट्रों के समूहों में शक्ति के समान वितरण से ही संभव हो सकती है। और उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को कायम रखना। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनको बनाए रखने में भी शक्ति संतुलन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शक्ति संतुलन का मूल्यांकन कि इसकी आज के संदर्भ में या वर्तमान संदर्भ में शक्ति संतुलन की क्या प्रासंगिकता है, यह क्यों आवश्यक है, इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं। तो आइनिक्स क्लाइडर ने लिखा है कि शक्ति संतुलन सिद्धांत के सफल क्रियान्वयन के लिए कुछ बातें हैं जो आवश्यक हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। पहला, शक्ति थोड़े से साधनों पर केंद्रित ना होकर व्यापक रूप से बहुत बड़े राज्यों के बीच इसका विभाजित होना चाहिए। दूसरा, नीति का नियंत्रण उन लोगों द्वारा होना चाहिए जो कूटनीति के खेल में बहुत ही चतुर के खिलाड़ी हैं और वे किसी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं। तीसरा, शक्ति के तत्व सीधे सीधे अस्थायी होने चाहिए। सीधे सादे इसलिए ताकि उनका सही अनुमान लगाया जा सके और अस्थायी इसलिए ताकि उनके आधार पर विश्व की घटनाओं के संबंध में सही अनुमान लगाया जा सके। चौथा जो है कि युद्ध पर होने वाला खर्च इतना अधिक होना चाहिए कि राज्य आसानी से इसका आश्रय ना ले सके। पांचवा, यथापूर्व स्थिति की व्यवस्था को दी जाने वाली चुनौतियाँ क्रांतिकारी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, यथासंभव एवं संतुलन करता होना चाहिए। तो ये कुछ बातें जो हैं वो आइनिक्स क्लाइडर ने बताई है शक्ति को संतुलित रखने के लिए। उसके बाद कार्ल जे फेडरिक ने कहा है कि अब यह जो सिद्धांत है शक्ति संतुलन का वो बिल्कुल अर्थहीन हो गया है, क्योंकि यह किसी समस्या के समाधान नहीं करता, न न्याय की स्थापना करता है और न अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के विश्लेषण में सहायक होता है और न ही सद्भावना को भी बढ़ाता है। क्विंसी राइट के विचार में यदि प्रजातंत्र तथा मानव स्वतंत्रता को जीवित रखना है तो राष्ट्र इन सिद्धांतों पर हामी भरते हैं और उन्हें शक्ति संतुलन के स्थान पर कुछ अन्य आधार ढूंढने पड़ते हैं ताकि वे दोनों जो हैं वो सुरक्षित रह सकें। और इसी प्रकार पामर्स तथा पार्किंस ने मत दिया है कि शक्ति संतुलन के संचालन में प्रतिकूल परिस्थितियां जो है वो निम्नलिखित हैं। पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत की विरोधी गुटों में विभाजन होना। दूसरा, युद्ध में रक्षात्मक आक्रमणकारी शक्ति के लाभों का बहुत अधिक होना। तीसरा, परमाणु युद्ध के बिना शक्ति का सशस्त्र गुना बढ़ जाना। और चौथा, शक्ति तत्वों में विचारधारा जैसे अमूर्त तत्वों का अत्यधिक प्रभाव। पांचवा, राज्यों की आपसी शक्ति का अंतर बहुत अधिक होना। और इस प्रकार शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है कि कुछ तर्कों के आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। और जो पहला तर्क दिया गया है कि राज्य को शक्ति संचय के लिए प्रेरित करना, मतलब शक्ति संघर्ष में क्रियात्मक ढंग से संलग्न सभी राष्ट्र को चाहिए कि वास्तव में उनका शक्ति का संतुलन हो और अर्थात समानता ना हो, वरन अपने लिए शक्ति की उत्कृष्टता हो। और इसलिए सभी राष्ट्र को मौजूदा परिस्थिति में अधिक से अधिक शक्ति की खोज करनी चाहिए। राष्ट्रों के शक्ति संघर्ष की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र शक्ति अर्जित करने में असीम महत्वाकांक्षा विद्यमान रहती है और शक्ति संतुलन में यह आकांक्षा अपने को क्रियान्वित रूप देने में की प्रेरणा देती है। दूसरी जो आलोचना की गई है इसकी कि शक्ति संतुलन की व्यवस्था में राज्य भयग्रस्त होता है। तो चूंकि अधिकतम राज्य शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा जो होती है उनमें सार्वभौमिक होती है, तो सभी राष्ट्रों में यह भय होना स्वाभाविक है कि उनकी मिथ्या गणना तथा दूसरे राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धियाँ उनको और भी कमज़ोर बनाती चली जाएंगी। तीसरा जो बात कही गई है कि शक्ति संतुलन शक्ति का आदर्श वितरण नहीं है।
शक्ति संतुलन का अर्थ जो है इसका अर्थ जो है शक्ति का आदर्श वितरण या साम्य अवस्था है। पर जब यह कहते हैं कि अमुक राष्ट्र के हाथ में शक्ति का संतुलन है, तब आमतौर से हमारा आशय यह होता है कि उसके पास शक्ति की अधिकता है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार शक्ति संतुलन के पल्ले कभी भी यथावत संतुलित नहीं होते हैं और न समता का सही बिंदु से पहचानने योग्य भी होता है, ना उसके पहचानने की आवश्यकता होती है। चौथी जो बात कही गई है, शक्ति संतुलन युद्ध के कारण है। तो शक्ति संतुलन की स्थिति में एक यथापूर्व स्थिति वाले राज्य अथवा उसके संशय या तथा एक साम्राज्यवादी शक्ति अथवा उनके समूह का विरोध से युद्ध होने की संभावना रहती है। और चार्ल्स पंचम से हिटलर तक हिरोहितो तक के सभी बहुत ही उदाहरण इसमें समाहित हैं, और जिसमें जो है वो शक्ति संतुलित ना होने के कारण जो है यह जो है वो एक युद्ध का कारण बनती है। पांचवा जो है शक्ति का संरक्षण शक्ति के असंतुलन से होता है। आर्गेनेस्की का विचार है कि एक पक्ष के पास शक्ति की विपुलता होने की स्थिति में कमजोर पक्ष विपुल और शक्ति के आगे समर्पण कर देता है। इस प्रकार शक्ति का संरक्षण शक्ति के असंतुलन से होता है, ना कि शक्ति के संतुलन से होता है। और बराबर की शक्ति होने पर दोनों पक्षों को संघर्ष आरंभ से करने या प्रलोभन बना रहेगा। जब धूरी राष्ट्रों की शक्ति यूरोपीय मित्र राष्ट्रों की शक्ति के बराबर में आ गई तो दूसरा विश्व युद्ध भी छिड़ गया, और इसलिए शांति और शक्ति संतुलन का संबंध उसका ठीक उल्टा पड़ता है। अगली जो आलोचना की गई है कि शक्ति संतुलन का विचार यांत्रिक रूपक है। तो राष्ट्रों के समूह में संतुलन का विचार यांत्रिकी के क्षेत्र में के लिए किया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अस्थायित्व को बनाए रखने में के लिए दोनों ही मानटों में बराबर वितरण द्वारा दो पलड़ों में संतुलन बनाए रखने के रूपक अथवा उद्गम यांत्रिक दर्शन में ही है। और यांत्रिक विधि से कल्पित शक्ति संतुलन को एक सरलता से पहचानने योग्य परिणात्मक कसौटी की आवश्यकता है, जिसके द्वारा बहुत से राष्ट्र की सापेक्ष शक्तियों का माप और तुलना की जा सके। किंतु क्या राज्यों की सापेक्षिक शक्ति को नापा जा सकता है? क्या एक राष्ट्र अधिक प्रदेश होने के साथ शक्तिशाली बन सकता है? 2 दशकों में कौन शक्तिशाली है? एक वह उसके पास जिसके पास सैनिक शक्ति है, सैनिक शक्ति के 3 पॉइंट हैं, और दूसरा वह जिसके पास सैनिक शक्ति के 12 पॉइंट हैं। तो इस तरह से जो है शक्ति को की जो यांत्रिक कल्पना केवल कल्पना मात्र है, सिद्धांत इसमें नहीं है। और प्रोफेसर हॉन्स जे मॉर्गेनथाउ ने शक्ति संतुलन सिद्धांत की आलोचना करते हुए एक अनिश्चित, अवास्तविक और अपर्याप्त सिद्धांत बताया है। मॉर्गेनथाउ लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन के अस्तित्व का कारण इस सिद्धांत का त्रुटिपूर्ण होना नहीं है। इसका कारण तो वे खास अवस्थाएं हैं जिसमें इस सिद्धांत को प्रभुत्व संपन्न राज्य के समाज में कार्य करना पड़ता है। और रिचर्ड काब्डन ने शक्ति संतुलन सिद्धांत की कटु आलोचना की है, और उनके अनुसार शक्ति संतुलन का सिद्धांत केवल एक असंभव कल्पना मात्र है, राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क की एक उपज है, एक श्वास में बोले जाने वाले शब्द का योग है। इसके अक्षर हैं तो कुछ आवाज़ करते हैं, किंतु उनका अर्थ जो है नहीं होता है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्र राज्य प्रणाली पर आधारित होगी, शक्ति संतुलन उसका अनिवार्य तत्व रहेगी, भले ही सैद्धांतिक रूप से उसमें कितनी भी कमियां क्यों ना हो। फेडरिक के मत में आज की अंतर्राष्ट्रीय अराजकता की तुलना में शक्ति संतुलन बहुत ही अधिक वांछनीय है। यद्यपि शक्ति संतुलन की मानव स्वभाव और विश्व की राजनीति में अपूर्णता का ही घोतक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शक्ति संतुलन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, स्पेशली जो है शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए।
इसकी जो है अलग अलग विचारकों के द्वारा इसकी अलग परिभाषा दी गई। किसी ने कहा कि शक्ति जब दो पलड़ों में बराबर होती है, दो राष्ट्रों के बीच, तो वो शक्तिशाली होती है। तो कभी किसी ने कहा कि एक शक्तिशाली राष्ट्र के समान दूसरा जो कमज़ोर राष्ट्र शक्तिशाली बन जाता है, तो वो शक्ति संतुलन है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो शक्ति संतुलन का कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शक्ति का संतुलित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो शक्ति संतुलित नहीं होने पर युद्ध हो सकते हैं। वैसे ही विचारकों ने इसकी आलोचना भी की, क्योंकि शक्ति संतुलन जब होता है तो युद्ध की संभावनाओं के होने की भी गुंजाइश होती है। लेकिन अगर सही ढंग से शक्ति का संतुलन किया जाएगा और इसके सिद्धांतों को पर चला जाएगा तो वैसी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे बचा जा सकता है। तो ये था शक्ति संतुलन का कंसेप्ट। अब इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसमें है कि शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं, क्या विश्व शांति के लिए आवश्यक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है शक्ति संतुलन को परिभाषित करें तथा शक्ति संतुलन स्थापित करने के विभिन्न साधनों को बताएं। इसके बाद एक और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं, शक्ति संतुलन के प्रमुख तत्वों की चर्चा करें या परीक्षण करें। इसके बाद और एक क्वेश्चन बन सकता है कि शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं कि हमारी दुनिया में कभी संतुलन रहा है, अपने विचार दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है शक्ति संतुलन की अवधारणा में इतिहास पर एक निबंध लिखें। तो इस तरह से जो शक्ति संतुलन जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका एक प्रमुख स्थान है और इसके माध्यम से ही विश्व में शांति को स्थापित की जा सकती है और यह करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का क्लास। आई होप आपको समझ में आया हो। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।